So, hello everyone. Very good morning, very good morning, very good morning to all of you. क्या हाल चाल मालिक सभी के? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ाई लिखाई पर मालिक ध्यान दिया जा रहा होगा. आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त बनाने के लिए आपके अपने लॉ लॉर्ड सीए आशीष सोसाइटी लेकर आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी, बहुत ही बेहतरीन सेशन. बस सर जुड़े रहिए और देखते रहिए. क्या आपको याद है, क्या आपने मेरा वो 45 डेज का जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो था, क्या वो देखा है? अगर नहीं देखा है तो मालिक जाके देख लेने का. सर आप तो वही वाला वीडियो बनाने वाले हो? नहीं बेटा, केवल मैं उसका आपको थोड़ा सा रिकैप करवाने वाला हूं कि मैंने उस 45 डेज स्ट्रेटजी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे के सारे बिजनेस लॉ के जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, उनका मैंने आपको एबीसी एनालिसिस करके दिया था और मैंने आपको सारा का सारा चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज बताया था वेटेज. तो मालिक इस वीडियो के अंदर खुशखबरी यह है कि हम आपको देने वाले हैं वन शॉट रिवीजन. यस सर, आपने सही सुना मालिक, हम आपको देने वाले हैं वन शॉट रिवीजन. लेकिन इस वन शॉट रिवीजन में कुछ और बेहतरीन है, कुछ और स्पेशल है. सर क्या स्पेशल है? मालिक हम जो आपको वन शॉट रिवीजन देने वाले हैं ना, वो डायरेक्टली ऐसा चैप्टर वाइज उठा उठा के नहीं देंगे. हम आपको देंगे वन शॉट रिवीजन एबीसी एनालिसिस के हिसाब से. ये इसमें एडिशनल है, ये इसमें स्पेशल है. मतलब साहब आप सोच कर देखो, अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 24 है और आप करना चाहते हो बिजनेस लॉ का रिवीजन, तो मालिक आप पहुंचे हो बिल्कुल सही जगह पर. बस यहां पर जुड़े रहिए. जो भी रिवीजन वीडियो आती है मालिक देखते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों यारों के साथ बांटते रहिए, शेयर करते रहिए. और मालिक अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सर आपका वो एक कमेंट हमें और मोटिवेट करता है और बेहतर कुछ करने के लिए. सर हर एक बच्चा ये सोचता है कि सर मैं रिवीजन जो करूं वो कैसे करूं, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन. तो उसी को मालिक हम बोलते हैं एबीसी एनालिसिस. मतलब हम पहले रिवीजन करेंगे उन यूनिट्स का, उन चैप्टर्स का जो हमारे ए कैटेगरी के अंदर आते हैं. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मालिक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका दे देंगे लिंक. एक बार मालिक देख लेने का, आपका बिजनेस लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये बिल्कुल माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और रिवीजन हमें उसी तरीके से करना है. जैसे आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं सबसे बड़ा एक्ट जिसको लेकर हर एक बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, वो है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अगर आप वेटेज देख पा रहे हो, सर मिनिमम वेटेज यहां पर लिखा है, मतलब इतना मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, वो वाली बात कर रहा हूं. सर वेटेज देख रहे हो, ब्रैकेट में लिखा है सर 32 मार्क्स. और हम और आप सब जानते हैं मालिक कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है. बड़ा है तो इसके साथ साथ उसका इसलिए वेटेज भी ज्यादा है. और अगर बच्चा पार्टी ये सोचती है कि अगर एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा कंफर्ट आ जाए ना तो मालिक बात ही बन जाए. तो सब आपके लेकर आ गए हैं आपके अपने लॉ लॉर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. लेकिन मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका रिवीजन जो होगा वो होगा एबीसी एनालिसिस के हिसाब से. आप देखिए सर, हमारा जो न्यू सिलेबस आया उसमें हमने 3 नई यूनिट और देख ली. सर यूनिट नंबर 7, 8 और 9. और आप देखिए सर, उन तीनों के सामने लिखा है ए और ए, और उनके सामने उनका मिनिमम मार्क्स भी लिखा हुआ है 6, 6 और 7. मालिक अगर इसको टोटल करा जाए तो 6 और 6 12 प्लस 7 हो जाते हैं 19. बोले तो सर ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, अगर आपको इस वीडियो को आपने बहुत ईमानदारी के साथ देखा मालिक, तो कम से कम 20 नंबर की तो तैयारी हो गई है आपकी कंफर्म. तो बस सर लगे रहिए और पेशेंस के साथ देखते रहिए. मैं इस वीडियो के अंदर आपको रिवाइज कराने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9. देखते हैं सर, 1 घंटे के अंदर अपन कर लेते हैं मालिक ये पूरा का पूरा काम खत्म. और बहुत बढ़िया बात यह है सर, इसके लिए मैंने मेरे सेल्फ नोट्स बना रखे हैं. अगर आपके पास ये सेल्फ नोट्स नहीं है तो मालिक कमेंट में बस लिख देने का, मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो अगर आपको भी चाहिए इतने अच्छे नोट्स
जिनसे आप क्विक रिवीजन कर पाएं, तो कमेंट बॉक्स में केवल लिख देने का कि सर काइंडली प्रोवाइड मी दी नोट्स और योर पीडीएफ, तो बस मालिक आप तक वो पीडीएफ पहुंच जाएगा। लीजिए मालिक, शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके मालिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये भारी भरकम एक पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 7 जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब सुनने का और समझने का। सर मैंने इस पूरी यूनिट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया, पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे। जब दोनों हो जाएंगे तो यूनिट नंबर 7 टाटा सी यू टाटा बाय बाय हो जाएगी। ओके सर, चलो मालिक शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। मैंने एग्जांपल जो लिया था वही एग्जांपल मैं वापस लेता हूं। मान लो मालिक, जो हमारे हाथी भाई हैं, हाथी भाई ने ऑटो किया, ओला बुक किया, और ओला वाला गोकुलधाम सोसाइटी आता है। वो फोन लगाता है कि भाई साहब मैं आपकी लोकेशन पर आ चुका हूं, मालिक कहां हो? तो हाथी भाई धीरे धीरे चलते हुए ऑटो वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब मैंने ही बुक किया था, चलो भाई साहब मुझे इस प्लेस पर चलना है, चलिए। ऑटो वाला जब हाथी भाई को देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है कि अरे यार ऐसा ना हो कि हाथी भाई ऑटो में बैठे और ऑटो मेरा डैमेज हो जाए। तो बोलता है नहीं नहीं साहब आप राइड कैंसिल कर दो, हम आपको ले नहीं जा पाएंगे। हाथी भाई बात समझ जाते हैं कि ऑटो वाला क्यों डिनाई कर रहा है। तो हाथी भाई वहां पर एक प्रॉमिस करते हैं, ऑटो वाले राजू ऑटो वाले से एक प्रॉमिस करते हैं कि हे ऑटो वाले तुम तनिक भी चिंता मत करो, हे ऑटो वाले तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं आपका जो ऑटो है अगर उसमें राइड करता हूं, उसमें बैठता हूं, और अगर आपके ऑटो को कोई भी डैमेज हो जाता है तो मालिक उस डैमेज का जो भरपाई है, जो लॉस होता है उसका कंपनसेशन मैं दूंगा। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं। तो यहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से क्या कर रही है मालिक? प्रॉमिस कर रही है। और प्रॉमिस बेटा ये स्पेशल है। किस चीज का प्रॉमिस है? प्रॉमिस टू कंपनसेट द लॉस इनकर्ड बाय द एक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ। या तो प्रोमिसर की गलती से लॉस हो जाए या किसी अनदर पर्सन की गलती से अगर कोई लॉस हो जाता है तो मालिक फिर हमारे जो हाथी भाई हैं, हमारी जो पार्टी नंबर 1 है, वो क्या करेगी? वो पार्टी नंबर 2 को सर क्या करने वाली है? कंपनसेट करने वाली है। और इसी जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना, प्रॉमिस किया गया, तो यहां पर एक स्पेशल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना जिसका नाम हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लीजिए मालिक, अब अगर आपके दिमाग में ये जो मैंने एग्जांपल दिया है बस इसको फिट रखने का, अगर ये फिट है तो मालिक कहानी बन जाएगी। ओके साहब, लीजिए मालिक, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है पहले ये सीख लीजिए। इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। इंडेमनिटी का पहला मतलब होता है सर लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी। दूसरा, मेक गुड दी लॉस, अगर किसी का लॉस हो जाता है तो भाई साहब मैं उसको भरपाई करके दूंगा, आप चिंता मत करिए। और तीसरा अगर एक और मतलब देखा जाए तो टू कंपनसेट, अगर किसी का लॉस हो जाता है तो मैं उसका कंपनसेशन दूंगा। ये भी क्या होता है सर? ये भी होता है सर इंडेमनिटी का मतलब। तो आप तीनों तरीके से इंडेमनिटी का मतलब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके मालिक, तो हम क्या करने वाले हैं? हम सिक्योरिटी देने वाले हैं लॉस के अगेंस्ट, या लॉस कल को होगा तो उसको मेक गुड कर देंगे या कंपनसेट कर देंगे। सर किसको? सर किसको बेटा? जिसको लॉस हुआ है, हु हैज सफर्ड दी लॉस। जिसको लॉस हुआ है उसको हम लॉस के अगेंस्ट सिक्योरिटी दे रहे हैं, या मेक गुड करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, या कंपनसेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। उस प्रॉमिस को बोलते हैं मालिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसको बोलते हैं मालिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस सेक्शन नंबर 124। क्या बोलता है सर 124? 124 बताता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, अपने केस में बताओ, जल्दी बताओ, वन पार्टी कौन था? हाथी भाई। बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस, वहां पर प्रॉमिस किया जा रहा है, प्रोमिसेस टू सेव दी अदर। अदर कौन? अपना राजू ऑटो वाला। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव दी अदर पार्टी। प्रोमिसेस टू सेव दी अदर पार्टी, किससे सर सेव करना है? सेव फ्रॉम दी लॉस। सेव फ्रॉम दी लॉस कॉज्ड टू हिम, जो राजू ऑटो वाले को मालिक लॉस होगा या लॉस हो सकता है उससे बचाने का, उससे सेव करने का प्रॉमिस कर रही है एक पार्टी। अब वो लॉस हो सकता है सर प्रोमिसर की खुद की कंडक्ट से हो जाए, वो हो सकता है हाथी भाई की वजह से हो जाए, तो या तो प्रोमिसर की वजह से वो लॉस हो, या सर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन की वजह से अगर लॉस होता है तो मालिक उस लॉस को हम आपको कंपनसेट करने का, मेक गुड करने का कहीं ना कहीं आपसे वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं मालिक बोलने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन नंबर 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अब यहां पर आपने देखा मालिक दो पार्टी हैं, हाथी भाई और राजू ऑटो वाला, तो इनको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, नामकरण करना जरूरी है। तो पार्टीज कौन कौन होती है मालिक? एक पार्टी होती है सर इंडेमनीफायर, वापस बोलने का हाँ हाँ बोलो ये सर क्या बोला, इंडेमनीफायर। दूसरी पार्टी होती है इंडेमनीफाइड। अब सर अपने एग्जाम्पल में कौन इंडेमनीफायर है और कौन इंडेमनीफाइड है, इस बात को जानने के लिए हमें इनका मीनिंग देखना पड़ेगा। तो सर इंडेमनीफायर का मतलब होता है वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनिटी, जो प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाई करने का। सर वो पर्सन जो प्रॉमिस कर रहा है लॉस को कंपनसेट करने का, लॉस को मेक गुड करने का। सो दी पार्टी और पर्सन हु इज मेकिंग दी प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई दी अदर इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। अपने में प्रॉमिस कौन कर रहा है? हाथी भाई। तो हाथी भाई कौन हो गए मालिक? हाथी भाई हो जाते हैं इंडेमनीफायर। इंडेमनीफाइड कौन है? तो बट ऑब्वियस सी बात है सर जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है या जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है, अपना राजू ऑटो वाला। लो मालिक, पार्टी हु इज प्रोमिस्ड टू सेव्ड अगेंस्ट दी लॉस, जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है कि मालिक हम तुम्हें लॉस से बचाएंगे, तुम चिंता मत करो, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड। जल्दी से बोलने का, पहला इंडेमनीफायर, दूसरा इंडेमनीफाइड। ये दोनों होती हैं सर पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट। सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन नंबर 124। ओके मालिक। अच्छा, मैं साथ साथ में जो मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है मालिक, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रीवियस में राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे मालिक तो जाकर इसी चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस लॉ, बाकी 3 सब्जेक्ट बोले तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज पड़ा हुआ है मालिक सीए फाउंडेशन सितंबर के लिए। और अगर तुम जनवरी 25 के लिए हो तो मालिक आपके लिए तो और बड़ी खुशखबरी है, हमारी अपकमिंग जो बैचेस हैं 25 के लिए वो भी आ रही हैं, वो भी आपके लिए बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी, वो भी फ्रॉम जीरो टू हीरो। चलेगा मालिक? ओके। क्या लिखा है सर? लॉस विच इज कवर्ड इज ओनली लॉस कॉज्ड बाय एक्ट ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। इंपॉर्टेंट है मालिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर हम उसी लॉस की भरपाई करेंगे जो लॉस आपको हुआ है या तो प्रोमिसर की वजह से या किसी अनदर पर्सन की वजह से। बोले तो अगर लॉस हो जाता है राजू ऑटो वाले को किसी एक्सीडेंट की वजह से, राजू ऑटो वाले आ रहे थे गाते हुए मैं निकला ओ गड्डी लेके, और कहीं उन्होंने अपना ऑटो ठोक दिया, भिड़ गए, तो एक्सीडेंट की वजह से अगर लॉस हुआ तो वो प्रोमिसर भरपाई नहीं करेगा। और मान लो कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, मान लो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, मान लो कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कोई लॉस हो गया, तो मालिक वो लॉस इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर नहीं होगा। चलो मालिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे बन सकता है? सो जस्ट लाइक एन अदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा है पहले, सेक्शन 2H याद आ रहा है क्या? सेक्शन 2H। जहां पर अपन ने देखा था कि सर कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो बनता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कुछ अलग, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कोई अलग थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, बट थोड़ा सा स्पेशल नेचर का है, लेकिन जड़ें तो वही है, रूट तो वही है। बोले तो मालिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक्सप्रेसली बन सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब राइटिंग और ओरल होता है, और इंप्लाइड का मतलब आपको पता है बाय द कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज। ओके, एक नोट लिखा हुआ है, मैंने अभी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें स्पेशल कुछ आ गया है। तो जो सेक्शन 10 याद है क्या? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो एसेंशियल्स मालिक उधर चाहिए थे वो सारे एसेंशियल्स इधर भी रिक्वायर्ड होंगे। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल, वर्ड लिखा है मालिक, वर्ड लिखा है मस्ट फुलफिल ऑल दी एसेंशियल्स। जितने भी बेटा सेक्शन 10 के एसेंशियल्स हैं वो यहां पर भी लगेंगे। सर सेक्शन 10 में याद आ रहा क्या? 5 इधर थे 6 इधर थे, नहीं आ रहा तो मालिक सारी चीजें हमने इन डेप्थ डिटेल्ड डिस्कशन बेटा इस चैनल पर पूरा का पूरा डला हुआ है। इफ यू वांट टू रिवाइज आप जाकर बिल्कुल पूरी मोहब्बत के साथ मालिक वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। चलो मालिक, सेक्शन 124 के बाद आते हैं सेक्शन नंबर 125 पर। सेक्शन नंबर 125 बोलता है सर राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, सर इंडेमनिटी होल्डर वही था अपना, कौन? अरे कौन था सर इंडेमनिटी होल्डर? अरे ला जाओ मालिक, यही है हमारे जो राजू ऑटो वाले हैं ना, जिनको बोलते हैं इंडेमनीफाइड, हम जिनको बोलते हैं ना इंडेमनीफाइड, उसी को ही बोलते हैं मालिक इंडेमनिटी होल्डर। तो उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं? देखो राइट नंबर 1 क्या लिखा है, अगर कल को कोई भी डैमेजेस हो जाते हैं
तो बेटा सारे डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, उसके पास राइट है, वो सारे डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, पहला। दूसरा, मान लो क्लेम के लिए उसको केस वगैरह फाइल करना पड़ा, क्लेम को रिकवर करने के लिए, डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, मान लो उसको कल को कोई सूट वगैरह फाइल करना पड़ा, उसको लीगल प्रोसीडिंग्स लेनी पड़ी या उसमें जाना पड़ा, तो बेटा उन लीगल प्रोसीडिंग्स का जो कुछ भी खर्चा आएगा बेटा वो भी वो रिकवर कर सकता है हमारे किससे, ओ भाई साहब, किससे, इंडेमनीफायर से। और तीसरा, मान लो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज और ऐसा सेटलमेंट का कोई खर्चा आता है, कोई कॉस्ट आता है, तो वो सम भी वो रिकवर कर सकता है। तो मालिक याद रखने का, सारे डैमेजेस जो हुए हैं, कोई कॉस्ट कौन सी, सूट वगैरह फाइल करने की, और तीसरा अगर कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह हुआ है तो मालिक उस केस में जो भी खर्चा होगा वो भी रिकवर कर सकता है हमारा इंडेमनिटी होल्डर। ओके मालिक, चलो सर मुझे ये बताइए, इंडेमनीफायर जो था हमारे हाथी भाई, जो इंडेमनीफायर था, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब कमेंस होती है, स्टार्ट कब होती है सर, कब स्टार्ट होती है इंडेमनीफायर की लायबिलिटी? सर बहुत सिंपल सा याद रखना है, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का जो लॉस है, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का जो लॉस है वो एक बार एब्सोल्यूट हो जाए, वो एक बार सर्टेन हो जाए, तो मालिक ये समझ लीजिएगा कि जो इंडेमनीफायर है उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई है। सो लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंस एज सून एज लायबिलिटी मतलब बेसिकली उसका लॉस, जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी स्टार्ट हुई, उसके स्टार्ट होने के साथ साथ हमारे इंडेमनीफायर की भी लायबिलिटी हो जाएगी कमेंस, स्टार्ट, बस इतना ही याद रखने का। ओके मालिक, आइए ऊपर वापस दिखा देते हैं। हमने चैप्टर चालू किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन 15 मिनट के अंदर, और मैं बोलूं स्टार्टिंग तो हमने की थी बेसिक्स से, अगर मैं केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करूं तो सर 10 मिनट के अंदर हमने ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था या कॉन्सेप्ट था वो कर लिया है सर रिवाइज। ओके साहब, उसके बाद क्या आता था, पार्ट नंबर टू क्या है मालिक, सेक्शन नंबर 126 जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर, अच्छा आप सीक्वेंस में याद रखिए, 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था, 125 इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स थे। सर सेक्शन नंबर 126, सेक्शन नंबर 126 किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वापस से एग्जांपल की तरफ चलते हैं और इसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। लीजिए मालिक, ऑटो वाला आया, ऑटो वाले ने हाथी भाई का साइज देखा और वो थोड़ा सा डर गया, घबरा गया, वो मना कर रहा है, वो हाथी भाई को बोल रहा नहीं यार भाई साहब मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा, मेरे अगर ऑटो को कुछ हो गया तो। अच्छा, इतने में जेठा भाई उतर रहे थे, और जेठा भाई अपनी दुकान के लिए जा रहे थे। जेठा भाई ने देखा कुछ तो चल रहा है, तो वो उधर दुकान के लिए बाहर जाने से छोड़कर इधर आए। उन्होंने कहा हाथी भाई क्या हो गया भाई साहब, तो हाथी भाई ने सारी कहानी सुनाई, क्या जेठा भाई बताओ ये ले नहीं जा रहा। अब जेठा भाई को ऐसा लगा कि नहीं ये गलत है। जेठा भाई ने राजू ऑटो वाले को बोला कि तुम हाथी भाई को ले जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो ऑटो वाले ने बोला भाई साहब आप कौन, और आप इतना बोल रहे हैं तो कल को नुकसान हो गया तो आप भरपाई करोगे। जेठा भाई ने बोला यार कैसी बात कर रहे हो राजू ऑटो वाले, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि अगर हाथी भाई को अगर आप ले गए और कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई मैं स्वयं, अरे बोलने का स्वयं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा मैं करूंगा। साहब यहां पर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी ऊपर इंडेमनिटी में 2 पार्टी थी, अब यहां पर मालिक 3 पार्टी हो गई हैं। चलो मालिक आइए देखते हैं, मुझे लगता है आपको एग्जांपल अगर आप याद रखोगे ना मालिक बिल्कुल मजा आ जाएगा। लीजिए सर, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या हो रहा है, सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द गारंटी कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। आप सोचकर देखो, यहां पर मामला किस किस का था, हाथी भाई और ऑटो वाले का। यहां पर जो हमारे जेठा भाई हैं वो तो अलग ही मामले में आ गए हैं, ठीक है ना। चलिए सर पार्टीज का नामकरण कर लेते हैं। यहां पर 3 पार्टी हो गई। पहला पर्सन जो गारंटी दे रहा है, पहला पर्सन जो इस केस में गारंटी दे रहा है, कौन, जल्दी बोलो, हमारे जेठा भाई, उनको बोला जाता है बेटा श्योरिटी, उनको बोला जाता है श्योरिटी। दूसरा जिसके अगेंस्ट में गारंटी दी जा रही है, तो गारंटी वो किसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, हाथी भाई,
उनको बोला जाता है, उस पार्टी को बोला जाएगा प्रिंसिपल डेटर। क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल डेटर। और जिसको गारंटी दी गई, गारंटी किसको दी हमने? राजू ऑटो वाले को, उसको बोला जाता है मालिक क्रेडिटर, उसको बोला जाता है क्रेडिटर। वापस से बोलो, जल्दी बोलो, तीनों पार्टी का नाम क्या क्या है? श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। जल्दी बोलो। श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है, प्रिंसिपल डेटर जिसके अगेंस्ट में गारंटी दी जा रही है, एंड तीसरा हमारा क्रेडिटर, जिसका जो कौन होगा सर? जिसको अल्टीमेटली गारंटी दी गई। ओके मालिक, ये तीन पार्टीज आएंगी। अब आप सोच कर देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लो ए है बेटा, ए गया बैंक, ए गया बैंक और बैंक से उसने बोला बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक ने बोला भाई साहब लोन तो दे देंगे, अगर कल को तुमने नहीं चुकाया तो फिर दिक्कत है। तो ए का दोस्त है बेटा बी, वो भी गया था। बी ने बैंक को बोला कि नहीं नहीं, आप ए को लोन दे दीजिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगर कल को ये जो लोन है जो आप ए को दोगे, अगर कल को ए पे नहीं करेगा तो ए के बिहाफ पर मैं पे कर दूंगा। ऐसा किसने बोला? बी ने। अब बताओ गारंटी किसने दी? बी ने। तो बी का नाम क्या हो गया? श्योरिटी। किसके अगेंस्ट में गारंटी दी? ए के अगेंस्ट में गारंटी दी, तो वो कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। और गारंटी दी किसको? अल्टीमेटली बैंक को दी, तो बैंक हो गया मालिक क्रेडिटर। अब सोच कर देखो, जो श्योरिटी है, जो हमारा बी है मालिक, बी की लायबिलिटी तभी आएगी जब हमारा प्रिंसिपल डेटर क्या कर दे? डिफॉल्ट कर दे। क्या कर दे मालिक? डिफॉल्ट कर दे। इस बैंक के लोन की प्राइमरी लायबिलिटी तो बेटा प्रिंसिपल डेटर की ही है, इसकी प्राइमरी लायबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की ही है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है तो फिर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी आएगी? हमारे श्योरिटी भैया की आएगी। मतलब कल को अगर राजू ऑटो वाले के ऑटो को कुछ हो गया तो पहली भरपाई तो कौन करेगा? हाथी भाई। अगर हाथी भाई कल को डिफॉल्ट कर दे तो फिर नंबर किसका आएगा? जेठा भाई का आएगा। आई होप आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ चुके हो, और अगर समझ गए हो तो अब आप अगला ये समझिए कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं सर? 3। सर कौन कौन से? देखो, पहला कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में बना था? प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। अब देखो, आपको थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि प्रिंसिपल डेटर, रिकॉल करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल डेटर मतलब क्या। अपने केस में पहला कॉन्ट्रैक्ट तो बना था हाथी भाई और ऑटो वाले के बीच में। हाथी भाई कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। ऑटो वाला कौन है? क्रेडिटर है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में बनता है? प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में। दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम प्रिंसिपल, क्योंकि मेन यही है बेटा। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन रहा है? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बेटा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, मतलब ऑटो वाला और जेठा भाई के बीच में। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा बेटा जो बाय डिफॉल्ट बन गया है, एम्प्लाइड, कि कल को अगर डैमेजेस कुछ भी हो जाते हैं और मान लो उन डैमेजेस की भरपाई हाथी भाई ना कर पाए, प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाए, डिफॉल्ट कर दे, तो फिर कौन पे कर देगा? हमारा श्योरिटी। जैसी श्योरिटी ने क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर पेमेंट किया, नाउ देयर इज अ एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। अब क्रेडिटर की जगह पर खड़ा कौन हो जाएगा? श्योरिटी। अब भाई साहब, अगर जेठा भाई ने राजू ऑटो वाले को कंपनसेट कर दिया, लॉसेस की भरपाई करवा दी, तो अब जेठा भाई किसकी तरफ देखेंगे? हाथी भाई की तरफ, कि भैया देखो मैंने आपके बिहाफ पर उसको पैसे दिए, अब मुझे वो पैसा आपसे चाहिए। तो एक एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। पहला प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा एम्प्लाइड। आई होप आपको मामला क्लियर है। चलो मालिक, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अगर वैलिड बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एसेंशियल है? सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस होना चाहिए टू सिक्योर दी पेमेंट्स। पर्पस क्या होना चाहिए? टू सिक्योर दी पेमेंट। चलो मालिक, एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट। बेटा जिस भी डेट के अगेंस्ट हम गारंटी दे रहे हैं वो डेट रिकवरेबल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर कोई नॉन रिकवरेबल डेट है या कोई ऐसी डेट है जो बाय द लिमिटेशन क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है, तो ऐसी डेट के अगेंस्ट अगर आप गारंटी देते हो तो वो वैलिड गारंटी नहीं मानी जाएगी। देयर इज नो प्रिंसिपल डेट, देयर कैन बी नो वैलिड गारंटी। आप सोच कर देखो, अगर प्रिंसिपल डेटर की ही लायबिलिटी नहीं है, इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा केस स्टडी फॉर्म में। अगर आपको देखना है या बच्चा आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। मैंने उसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर ये करवाया था एक क्वेश्चन कि अगर कल को आपका प्रिंसिपल डेटर ही बेटा फ्री हो गया है, रिलीव मिल गई है उसको, अगर प्रिंसिपल डेटर की ही लायबिलिटी नहीं है तो आप सोच कर देखो, लो श्योरिटी तो बेटा ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा, तो फिर वहां पर वैलिड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके मालिक, कंसिडरेशन। गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, गारंटी
विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है। एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट, वो चलेगा सर कि प्रिंसिपल डेटर से भी अगर कंसिडरेशन आ रही तो वो चलेगा। बाकी तो अपन ने पढ़ रखा कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सारी चीजें ठीक हैं। चलो, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी होना चाहिए। देखो मैंने बोला था ना, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, ऐसी लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुकी है। अरे जो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गई उसके अगेंस्ट में क्या गारंटी दोगे, तो वहां पर कोई गारंटी नहीं होगी। चलो मालिक, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई भी कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। इसके रिलेटेड भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाते हो जिसमें आपने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन कर रखा है, कोई चीज को एक्टिवली हाइड कर रखा है, छुपा रखा है, तो वहां पर कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। राइटिंग में नेसेसरी है क्या, आंसर इज नो। ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। सेक्शन 144 ज्वाइनिंग ऑफ अदर कोसियोरिटीज, सर ऐसा हो सकता है कि गारंटी एक जन ने दी हो, एक से ज्यादा लोगों ने दी हो। मतलब जब जेठा भाई थे उधर से हमारा सोडी भाई भी उतरा, सोडी भाई ने बोला जेठप्रा क्या हो गया, तो जेठा भाई ने सारी कहानी सुनाई कि यार ऑटो वाला हाथी भाई को ले नहीं जा रहा। तो ऑटो वाले ने बोला भाई साहब आप गारंटी दे रहे हो, तो अब गारंटी किसने दे दी, जेठा भाई ने भी दे दी और सोडी भाई ने भी दे दी। इनको बोला जाएगा को सियोरिटीज। जब भी मालिक अगर को सियोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो याद रखना है, अगर कल को क्रेडिटर के लिए हमें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसकी लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं कि केवल अकेले जेठा भाई देंगे सर, बाकी को सियोरिटीज को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और अपना अपना जो भी पार्ट है वो उनको पे करना पड़ेगा। आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है मालिक, हमने हर एक टॉपिक के अंदर हर एक लेवल पर केस स्टडी सॉल्व भी करी और इवन मैंने लिखवाई भी हैं। इसके ऊपर भी एक केस स्टडी थी मुझे याद है, तो आप उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके मालिक जी साहब। चलो, टाइप्स ऑफ गारंटी क्या होती है सर, देखने का मालिक। सर गारंटी दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा स्पेसिफिक और एक होती है कंटिन्यूइंग। आप सोचकर देखो, यहां पर जो जेठा भाई ने गारंटी दी है वो बेटा इस राइड के लिए दी है। उन्होंने बोला कि आप अभी इनको ले जाओ हाथी भाई को, अगर कुछ नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। अगर मैंने कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी या किसी सिंगल डेट के लिए गारंटी दी तो उसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक गारंटी। अगर इंस्टेड ऑफ जेठा भाई ये बोल देते कि भाई साहब देखो हाथी भाई को डेली बेसिस पर क्लिनिक जाना पड़ता है, तो आज से मैं इनके 1 महीने तक आप इनको ले जाओ, 1 महीने तक अगर कोई नुकसान आएगा उसकी भरपाई मैं करूंगा। यहां पर ना कोई सिंगल स्पेसिफिक डेट है ना कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, हमने पूरे एक पीरियड की गारंटी दे दी। इसको बोलते हैं मालिक कंटिन्यूइंग गारंटी, इसको बोलते हैं सर कंटिन्यूइंग गारंटी। सर आप सोच कर देखो, अगर स्पेसिफिक गारंटी है मतलब किसी डेट के अगेंस्ट से या किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट से, आपकी स्पेसिफिक गारंटी मालिक खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी जैसे ही वो डेट बेटा डेट पे ऑफ हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, या वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए। क्योंकि जैसे ही वो ट्रांजैक्शन या वो डेट अगर पे ऑफ हुई, डिस्चार्ज हुई, मैंने तो गारंटी ही उसके लिए दी थी स्पेसिफिकली, वो बात खत्म, जब रात खत्म तो बात खत्म। लेकिन बेटा कंटिन्यूइंग गारंटी में थोड़ा सा पंगा है। कंटिन्यूइंग गारंटी हमने किसी स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं दी थी, हमने तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दी थी। तो सर अगर कंटिन्यूइंग गारंटी को खत्म करना है तो क्या होगा, देखने का मालिक। इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं बेटा, अच्छी अच्छी केस स्टडीज करा रखी हैं। आप प्लीज मेक श्योर उनको देख लीजिए, उनको रिवाइज करके जाइए। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल केस स्टडी फॉर्म में बन सकता है। चलेगा मालिक, सुनने का। मैंने कंटिन्यूइंग गारंटी दी, मैंने गारंटी कब दे दी थी, मान लो यहां पर डेट लिखी हुई है, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझा रखा है। अच्छा, किसी बच्चे को बेटा इसका डिटेल्ड में अगर डिस्कशन चाहिए हो कि सर ये आपने जो नोट्स बनवाए थे कब बनवाए, उसका पूरा मुझे कंप्लीट एक सेशन चाहिए, तो बेटा बिल्कुल सही जगह पे हो, सब कुछ डला हुआ है। बस जाकर थोड़ा सा तकलीफ उठाइए और देखने का जहमत उठाइए, पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन है। मान लो बेटा मैंने गारंटी दी 19 अगस्त 2024 को, ठीक है साहब। जैसे ही मैंने गारंटी दी उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गए, फिर 19 अगस्त 2025 मतलब आज से 1 साल बाद मैंने क्या किया, मान लो वो डेट आ गई, मैंने उस गारंटी जो कंटिन्यू गारंटी थी उसको रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई साहब आज मैं गारंटी क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। सर यहां पर क्वेश्चन ये आता है, वो ये बोलेंगे कि इसके पहले कुछ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और इसके बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ क्या टोटल ट्रांजैक्शन जितने भी हुए बिफोर और आफ्टर, क्या दोनों को मिलाकर सिक्योरिटी की लायबिलिटी रहेगी या बाद के लिए रहेगी या पहले के लिए, कैसे रहेगी। तो याद रखना है मालिक, जब तक की गारंटी है
मतलब अपने केस में गारंटी है 19 अगस्त 25 तक की। यहां तक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सबकी लायबिलिटी श्योरिटी की होगी। लेकिन वंस द गारंटी इज रिवोक्ड, वंस द गारंटी इज रिवोक्ड, इसके बाद बेटा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए हमारे श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। आप एक बार बेटा इस टाइमलाइन को देख लीजिए जो मैंने आपको दिखा रखी है। आई होप आपको इसको बिल्कुल क्लियरिटी से आपको मामला समझ में आ जाएगा। देखिए 19 अगस्त 24 को अपन ने गारंटी दी। उसके पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए कब, मैंने 19 अगस्त 25 में रिवोक कर दी, कैंसिल कर दी। इसके पहले बेटा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सब के लिए हमारा श्योरिटी लायबल होगा। लेकिन वंस दी लायबिलिटी इज रिवोक्ड, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी लायबिलिटी श्योरिटी की नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है मालिक, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। केस स्टडीज फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं, एमटीपी में, आरटीपी में, पीवाईक्यू में। मैंने मोस्ट ऑफ दी जो एमटीपीज हैं, आरटीपीज हैं करा रखी हैं, बस करना वही पड़ेगा कि सर जा जाकर देखना पड़ेगा। ओके मालिक, चलो एक कॉन्सेप्ट आ सकता है सर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक डिस्कशन है, पूरा का पूरा मैंने एक टेबल बना रखी थी, ऑल्दो दैट द सेम टेबल इज गिवन इन द मॉड्यूल ऑफ द आईसीएआई, तो आप वहां पर जाकर केवल उस मॉड्यूल को रेफर कर लीजिएगा। लीजिए मालिक, सर क्या कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक किया जा सकता है? आंसर इज यस। कंटिन्यूइंग गारंटी को अगर रिवोक करना है, रिवोक मतलब कैंसिल, अगर कंटिन्यूइंग गारंटी को कैंसिल करना है, रिवोक करना है, तो मालिक आपको रिवोक करना पड़ेगा बाय गिविंग नोटिस टू दी, ओ भाई साहब गारंटी किसको दी थी? क्रेडिटर को, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हे क्रेडिटर, मैंने जो गारंटी दी थी ना भाई साहब के बिहाफ पर, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं। ये क्रेडिटर को बताना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है, सर अगर नहीं बताया और तो बेटा भले आपने अपने मन में सोच लिया है कि मैंने गारंटी कैंसिल कर दी, अगर क्रेडिटर को नहीं बताया ना तो भी फिर आपकी लायबिलिटी रहेगी मालिक। तो इसलिए क्रेडिटर को नोटिस देना नहीं भूलना है। हाँ ओके ओके, चल क्या सर दूसरा, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है बेटा जैसे ही श्योरिटी की डेथ हो जाती है। सो बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो हो जाती है मालिक रिवोक। अब फिर सुनने का एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि सर मान लो 1 अप्रैल 2022, मैं इसी के हिसाब से ही चल रहा हूं, 1 अप्रैल 2022 को एक गारंटी दी गई कंटिन्यूइंग कि भाई साहब आज से मैं इनकी जिम्मेदारी ले रहा हूं, आप जो भी इनको सामान दोगे अगर ये पैसे नहीं देंगे तो मैं दूंगा। ये कब बोला गया? 1 अप्रैल 22 को। अब कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है। 1 जुलाई 2024 को बेटा जिसने गारंटी दी थी, 1 जुलाई 2024 को जिसने गारंटी दी थी, कौन? हमारा श्योरिटी, उसकी डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि बेटा डेथ के बाद मतलब 1 जुलाई 24 के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन किए गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, डेथ के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं क्या उनकी गारंटी अभी भी श्योरिटी के बिहाफ पर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी क्या लायबल होगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट है तो बात अलग है, बट जनरल नेचर में जिस दिन डेथ हुई उसके बाद जितने भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए हमारा श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, पहला। दूसरा, डेथ के पहले बेटा जितने भी ट्रांजैक्शन हुए क्या उनकी लायबिलिटी होगी? आंसर इज यस। उनके लिए अगर श्योरिटी है तो श्योरिटी, अगर नहीं है तो श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी, दूसरा केस। तीसरा, सर क्या डेथ होती है तो फिर नोटिस वोटिस का पंगा आएगा? आंसर इज नो, यहां पर नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। ऊपर अगर देखो श्योरिटी अभी है, जिंदा है और कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर रहा है तो नोटिस देना कंपलसरी है, लेकिन डेथ के केस में नोटिस की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई होप मामला आपको समझ में आ रहा है। तो ये था सेकंड। तीसरा बेटा, आप मुझे बताओ हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? तो हमारा प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है सर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है मालिक, याद रखना। हमारा जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो होता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। अगर कल को ये दोनों मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मान लो उसको बेटा चेंज कर लेते हैं, उसमें कोई नया चेंज ला देते हैं, तो बेटा अगर कल को तुम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चेंज लाते हो विदाउट द कंसेंट, विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी, तो बेटा जैसे ही आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज किया, कोई अमेंडमेंट किया और उसमें आपने श्योरिटी की परमिशन, कंसेंट नहीं ली, उसके नॉलेज में ये बात नहीं डाली, तो बेटा श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो हो जाएगी खत्म।
वो हो जाएगा सर इस गारंटी से डिस्चार्ज। अरे बोलने का याद रखना मालिक, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलो, बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, मान लो क्रेडिटर बेटा कुछ ऐसी हरकत कर दे, तो क्या उसकी हरकत से, उसके कंडक्ट से क्या हमारा सिक्योरिटी बेटा फ्री हो जाएगा? आंसर इज यस। पहला, बाय वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन ही बदल दिए, पहला, और इसमें आपने परमिशन नहीं ली, उसकी कंसेंट नहीं ली, किसकी? सिक्योरिटी की। बाय द रिलीज और डिस्चार्ज, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, रिलीज कर दिया, कि प्रिंसिपल डेटर से बोला कि जाओ प्रिंसिपल डेटर जी लो अपनी जिंदगी, मुझे अब तुमसे वो पैसा नहीं चाहिए। सो अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया है, रिलीज कर दिया है, तो फिर एज अ सिक्योरिटी मैं तो फ्री हो ही जाऊंगा। व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड, अगर भाई साहब आपने अगेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी, एक होता ना डेट को, बहुत सारी डेट को कंपाउंड कर लिया है कि चलो यार, और मैंने गारंटी किसी एक के लिए दी थी, आपने बहुत सारी डेट को कंपाउंड कर लिया है, तो मालिक उस केस में भी वो चेंज हो जाएगा, वेरिएशन ही माना जाएगा, और उस केस में हमारा जो सिक्योरिटी है वो हो जाएगा डिस्चार्ज। ओके मालिक, लास्ट लिखा है क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग सिक्योरिटी इवेंचुअली रेमेडी, अगर कल को कोई क्रेडिटर के एक्ट से या ओमिशन से कुछ ऐसा हो जाए कि जो राइट है बेटा वो इम्पेयर हो जाए, तो उस केस में हमारा जो सिक्योरिटी है ओ भाई साहब फ्री होने का। चलो, बाय वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने बिल्कुल बोल रखा है कि अगर आप टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते हो तो हमारा जो सिक्योरिटी है बेटा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। याद रखना है बेटा ये वाली बात, ये याद रखना है, जब भी इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा ये लिखने का कि विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी। सर अगर आपने सिक्योरिटी की कंसेंट लेकर चेंज किया और उन चेंजेस में सिक्योरिटी क्या है, ओ भाई साहब सिक्योरिटी क्या है, रेडी है, तो फिर उसकी गारंटी कंटिन्यू रहेगी एज अर्लियर। लो मालिक, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 20 अप्रैल 23 को हुआ, लेकिन 1 जुलाई 2024 को जाकर हमने क्या किया, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर लिया है, सब्सिक्वेंट उसमें वेरिएशंस कर लिए, चेंज कर लिए हैं। तो 1 जुलाई 24 के बाद बेटा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे हमारा सिक्योरिटी क्या हो गया, उनसे डिस्चार्ज हो गया है, तो उसके लिए लायबल नहीं होगा, बट इसके पहले जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसके लिए स्टिल अभी हमारा जो सिक्योरिटी है वो लायबल रहेगा। चलो, बाय रिलीज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर हमारा क्रेडिटर हमारे प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर देता है, रिलीज कर देता है, तो इन दैट केस हमारा सिक्योरिटी भी हो जाएगा डिस्चार्ज, बिल्कुल फ्री। ओके, देख लो सर, क्रेडिटर अगर कंपोजिशन कर लेता है, क्रेडिटर हमारे प्रिंसिपल डेटर को प्रॉमिस करता है कि चलो यार वैसे तो तुम्हें 3 महीने के अंदर पैसे देने थे, एक काम करो 3 महीने और ले लो, उसने और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है, उसने ये बोल दिया है प्रिंसिपल डेटर को कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम पैसा आराम से दे देना, मैं इस पैसे की रिकवरी के लिए तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा। अगर ऐसा कुछ भी क्रेडिटर कर देता है तो इन सारे केसेस में जो हमारा सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अनलेस अगर आपने उसकी कंसेंट नहीं ली है तो। अगर कंसेंट लेकर ये काम किए गए हैं, अगर सिक्योरिटी की कंसेंट लेकर ये काम किए गए हैं, तो स्टिल अभी भी आपका सिक्योरिटी जो होगा वो मालिक क्या रहेगा, लायबल रहेगा। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो पिछले हमने 4-5 पॉइंट पढ़े हैं मालिक, यहां से बेहतरीन लेवल की केस स्टडीज बन सकती हैं, इसलिए मालिक बिल्कुल समझने का, बोलने का मालिक, यहां तक मामला मेरे हिसाब से हर बच्चे को हो जाना चाहिए क्लियर। वाई इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो कल को इनवैलिडेट हो जाए तो क्या लगता है सर? सर फिर तो सिक्योरिटी हमारा डिस्चार्ज ही है। जैसे आपने गारंटी ऑब्टेन की थी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने गारंटी ऑब्टेन की थी बाय कंसीलमेंट, छुपाकर, या कोई भी चीज जो फैक्ट था वो आपने बताया ही नहीं। गारंटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शेल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को सिक्योरिटी ज्वाइन। लो साहब, अगर आपने गारंटी दी थी और गारंटी में क्रेडिटर ने आपसे प्रॉमिस कर दिया है कि मैं जब तक भाई साहब अपनी गारंटी के अगेंस्ट केस नहीं करूंगा जब तक कि आपके को सिक्योरिटी ज्वाइन ना कर लें, तो अगर ये 3 सिचुएशन या इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो मालिक इनवैलिड माना जाएगा। यहां पर मालिक फिलहाल आप सोच कर देखो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था वो भी हो गया समाप्त। मतलब अपनी 7th यूनिट का नाम बताओ जल्दी, 7th यूनिट का नाम क्या था सर? ओ भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सोच कर देखो, हमने आई थिंक 30-35 मिनट के अंदर मालिक ये कर दिया है पूरा का पूरा खत्म। मतलब 6+6 12 नंबर की तैयारी हो गई है 35 मिनट्स के अंदर। इसमें अगर बेलमेंट और जोड़ दूं, सोच कर देखो, अगर बेलमेंट और जोड़ दूं तो मालिक मजे ही मजे हैं। तो सर जोड़ दो,
आइए मालिक जोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला था सर, 1 घंटे के अंदर 20 नंबर की कम से कम तैयारी तो अपन करा ही देंगे। लो साहब आ गए हम, आ गए मालिक, लो साहब आ गए, आ गए। बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज, इसको भी समझते हैं। और अगेन मालिक एग्जाम्पल के साथ समझने का। बेसिकली देखो बेलमेंट है क्या। बेलमेंट में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है, और जो डिलीवरी की जा रही है वो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जा रही है। और डिलीवरी करते समय ये बोला जाएगा कि मालिक जिस पर्पस के लिए आप ये गुड्स ले रहे हो, वंस योर पर्पस इज अकम्प्लिश्ड और वंस योर पर्पस इज फुलफिल्ड, आप या तो गुड्स को मुझे वापस कर दीजिएगा या गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दीजिएगा एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय पर्सन हु इज डिलीवरिंग। यहां पर मैंने एग्जांपल किसका लिया, 2 लोग आपको दिख रहे हैं, एक तो हमारे मिस्टर भिड़े हैं और मिस्टर मेहता है। मेहता साहब को हमारी जो अंजलि भाभी है उनको घुमाने के लिए कहीं जाना था। वो गए मिस्टर भिड़े के पास और भिड़े से बोला कि भाई साहब यार मुझे ऐसा घूमने जाना है, हम थोड़ा सा मूवी जाने का प्लान कर रहे थे, हाँ हाँ स्त्री 2, तो यार फिर मुझे आपका स्कूटर चाहिए। तो भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे, आपको पता है नाराज क्यों होंगे। भिड़े भाई बोलेंगे नहीं मेहता साहब स्कूटर नहीं है, वो सखाराम है। तो पहले तो हाँ हाँ मेहता साहब ने बोला हाँ हाँ मुझे तुम्हारा सखाराम चाहिए। उन्होंने कहा ले जाओ। अब सुनो, मिस्टर भिड़े अपने सखाराम की गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, किसको, मेहता साहब को। और ये गुड्स की डिलीवरी की जा रही है फॉर सम पर्पस। पर्पस क्या है साहब, घूमने फिरने जाना है। और वंस द पर्पस इज फुलफिल्ड अकम्प्लिश्ड, वो क्या करें, सखाराम को वापस कर देंगे। बस यही जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है इसको बोलते हैं मालिक बेलमेंट, इसको बोलते हैं मालिक बेलमेंट। लीजिए साहब डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगेन बेटा 2 पार्टीज हैं तो पार्टी का नामकरण करने का। सर जो गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, गुड्स जो दे रहा है, दे कौन रहा है, हमारे बड़े साहब, तो नाम क्या हो जाएगा, बेलर। और जो गुड्स ले रहा है उसको बोला जाता है बेली, बेलर एंड बेली। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो याद रखना है मालिक। एसेंशियल क्या है सर, एसेंशियल है सर गुड्स की डिलीवरी होना चाहिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें याद हो आपको कि मान लो आप अपनी कार पार्किंग लॉट में रख कर गए और चाबी वगैरह आपने लॉक करी और चाबी खुद के पास रख ली, चाबी खुद के पास रख ली। तो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ये पूछा कि क्या ये बेलमेंट माना जाएगा। तो बेलमेंट में नेसेसरी क्या है, एसेंशियल क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आप पार्किंग लॉट में बेटा अपनी कार पार्क करते हो, चाबी खुद के पास रख लेते हो, तो बेटा ये डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है। और क्योंकि ये डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं है तो मालिक पार्किंग योर कार इन द पार्किंग लॉट एंड कीपिंग द कीज ऑफ दैट कार विद हिमसेल्फ, ये कभी भी बेलमेंट नहीं कहलाएगा। तो अगर बेलमेंट बनना है तो मालिक गुड्स की डिलीवरी होना मस्ट है। और डिलीवरी कैसी भी हो सकती है, याद है, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुड्स की बात है क्योंकि डिलीवरी गुड्स की होती है तो ऑब्वियसली बात है सर बेलमेंट जो होता है ओनली फॉर मूवेबल गुड्स ही होता है। पर्पस सर, एक बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर उसमें एसेंशियल यही है कि जो गुड्स होना चाहिए वो डिलीवर होना चाहिए फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। सर इसमें पोजीशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, हाँ ध्यान रखने का, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, पोजीशन ट्रांसफर होती है। और सर जब आपका पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैंने गुड्स आपको दिए हैं, जब पर्पस फुलफिल हो जाए तो या तो गुड्स रिटर्न कर देने का बेलर को या तो डिस्पोज ऑफ कर देने का एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय बेलर। तो बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेली की ये ड्यूटी है कि जैसे ही उसका पर्पस फुलफिल हो या तो गुड्स को वापस कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे। चलो मालिक, टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट को अगर हमें समझना है तो हमें 2 बेसिस पर समझना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। अगर बेनिफिट के बेसिस पर देखा जाए तो 3 टाइप के बेलमेंट हो सकते हैं। पहला, पूरा का पूरा किसके फायदे के लिए बनाया गया, बेलर के फायदे के लिए। दूसरा, पूरा का पूरा बेली के फायदे के लिए। और तीसरा, दोनों के फायदे के लिए। अगर कोई बेलमेंट एक ऐसा है जिसके अंदर केवल और केवल बेलर का फायदा है, बेलर मतलब हु इज डिलीवरिंग दी गुड्स। मैं मान लो कहीं बाहर जा रहा हूं, मैंने मेरी घर की ज्वेलरी उठाकर मेरे पड़ोस में दे दी, मैंने कहा मैं अभी हूं नहीं तो ये ज्वेलरी मेरी आप रख लीजिए। मैंने ज्वेलरी दी है फॉर सेफ कस्टडी। इसमें भाई साहब जो रख रहा है अपने घर में उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं, मेरा ही बेनिफिट है कि भाई साहब मेरी जो ज्वेलरी अब सेफ रहेगी। तो ये हो गया फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। दूसरा, सर एक एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली भी हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, तारक भाई जो स्कूटर लेकर गए, अरे नहीं सॉरी सखाराम लेकर गए, उसमें भिड़े भाई का तो कोई फायदा है नहीं। किसका फायदा है, जो गुड्स लेकर गया मतलब बेली। तो मालिक ये हो गया फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। तीसरा, दोनों के फायदे के लिए। मान लो सखाराम खराब हो जाता है और भिड़े भाई वो अपने सोडी भाई के गैरेज पर छोड़ कर आते हैं,
तो सोडी भाई जब उसको रिपेयर करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, और उनका सखाराम रिपेयर हो जाएगा, स्कूटर ठीक हो जाएगा, तो उनका भी फायदा। ये होता है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। तो पहला अपन बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। दूसरा होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बेसिस पर दो हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। अगर भिड़े भाई मेहता साहब को जब अपना सखाराम दें, स्कूटर दें, और फ्री में देंगे, नहीं नहीं मेहता साहब आप जाइए यूज करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मैंने इंस्टेड ऑफ कि मेहता साहब भिड़े भाई से सखाराम मांगे, उन्होंने किसी ऑटो डील वाले को कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि भाई साहब हमें ट्रेवलिंग वाले को कि भाई साहब हमें एक 4 व्हीलर चाहिए पूरे दिन के लिए, तो फ्री में तो देगा नहीं, फ्री में तो देगा नहीं। तो यहां पर है तो बेलमेंट, लेकिन वो क्या लेगा, चार्जेस लेगा। उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस, उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड ग्रेटिट्यूअस हो सकता है और नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मालिक, मूविंग अहेड, हमें पढ़ना है अब ड्यूटीज ऑफ बेलर। ओके मालिक, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइप्स ऑफ बेलमेंट, नाउ मूविंग ऑन ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो जल्दी से रिकॉल कर लो पहले, बेलर का मतलब कौन, द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स, मतलब हमारे बड़े साहब। चलो मालिक, उनके पास अच्छा एक होता है राइट्स, एक होता है ड्यूटीज। तो सर आप कभी भी राइट्स तभी यूज कर सकते हो जब आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हो, इसलिए अपन पहले बात किसकी कर रहे हैं मालिक, ड्यूटीज की। तो बेलर की क्या क्या ड्यूटी है, सबसे पहला सर जो भी गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कोई फॉल्ट है, तो ये बेलर की ड्यूटी है कि मालिक वो जो फैक्ट्स हैं, जो उसको पता है कि इसमें ये दिक्कत है, मान लो बड़े साहब के स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है, खराबी है, इंजन बार बार बंद हो रहा है, तो ये जो भी नॉन फैक्ट है बेटा, ये उन्हें बताने पड़ेंगे वाइल ही इज डिलीवरिंग द गुड्स टू दी बेली। तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा उन्हें जितने भी नॉन फैक्ट हैं वो सारे। दूसरा, जो भी बेटा उसमें नेसेसरी एक्सपेंसेस अगर लग रहे हैं, अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस खर्चे लग रहे हैं, तो वो जैसे रिपेयर मेंटेनेंस का कोई खर्चा है, कोई चीज़ उसमें टूट गई, उनकी गलती से नहीं, बेली की गलती से नहीं, नॉर्मली कि वो चीज़ उसमें ब्रेक हो गई है, तो बेटा वो फिर जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे बिलर को बियर करने पड़ेंगे। देखो यहां पर पार्टीशन दिया गया है कि ग्रेटिट्यूअस है तो क्या और नॉन ग्रेटिट्यूअस है तो क्या। अगर ग्रेटिट्यूअस है तो बेलर शेल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ बेलमेंट। अगर मान लो ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री वाला है, बेलमेंट कौन सा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है, तो बेटा अगर बेली ने कोई खर्चा किया है बेलर की गुड्स के ऊपर, तो बेलर इज लायबल और उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो उन खर्चों को क्या करे, रीपे करे। ओके मालिक, थर्ड क्या लिखा है, इंडेमनीफाई बेली। अगर मान लो जो गुड्स दिया गया है उसमें कोई फॉल्ट था, उसकी वजह से अगर हमारे बेली को कोई नुकसान हो गया है, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, बेलर करेगा। बेलर विल इंडेमनीफाई दी बेली। एंड चौथा, बाउंड टू एक्सेप्ट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या पढ़ा था, बेलमेंट के अंदर गुड्स डिलीवर किए जाएंगे फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, व्हेन पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, बेली इज लायबल टू रिटर्न दी गुड्स और डिस्पोज ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर। अब मान लो बेली जो है वो गुड्स को रिटर्न करने आए, वापस करने आए, तो बेटा बेलर की ये ड्यूटी है कि अगर बेली गुड्स को वापस करने आएगा, रिटर्न करने आएगा, तो उसको वो गुड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ये भी उसकी ड्यूटी है मालिक। ओके, कल को अगर मान लो एक केस स्टडी थी, मुझे याद आ गया, मान लो बेली जो है गुड्स को वापस करने आया और बेलर विदाउट एनी रीजन बेलर गुड्स को वापस नहीं ले रहा है, तो फिर अब गुड्स की कस्टडी किसके पास रहेगी, अगेन बेली के पास ही है जब तक बेलर नहीं लेगा। तो उस कस्टडी को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे वगैरह करेगा हमारा बेली, वो आगे जाकर उसके पास राइट है कि वो बेलर से उन खर्चों का रियम्बर्समेंट ले सकता है या जनरली लेगा। ओके मालिक, अब जब ड्यूटी बेलर की आई है तो बेली की भी आनी चाहिए। सर सबसे पहला, टेक रीजनेबल केयर। बेटा अगर ये स्कूटर खुद मेहता साहब का होता तो वो उस स्कूटर की कैसे देखभाल करते, कितनी केयर करते, वही सेम केयर उनको करनी है दूसरे के स्कूटर की, मतलब बड़े भाई के स्कूटर की। तो जो गुड्स बेलमेंट पर आए हैं उनका रीजनेबल केयर करना है। दूसरा, उनका कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना है। अनऑथोराइज्ड यूज का मतलब, भाई साहब बड़े भाई ने जो स्कूटर दिया है वो मेहता साहब को खुद को यूज करने के लिए दिया है, अब मेहता साहब उसको एक दिन के लिए किसी दूसरे को किराए पर दे दें, तो ये गलत है, अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना है। तीसरा, बेटा अपने गुड्स के साथ जो बेलमेंट वाले गुड्स हैं, बेलमेंट वाले गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है, उनको अलग रखना है। अगर कल को मिक्स कर दिया जाए अपने गुड्स के साथ, मैंने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करवाया था, याद आ रहा हो, राइस वाला, चावल वाला,
उसको मैं यहां पर आपको समझाता हूं। अगर आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करते समय बेलमेंट के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया और मिक्स करते समय आपने बेलर की परमिशन ली थी, मतलब जो मिक्सचर हुआ है विद द कंसेंट ऑफ बेलर हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना गुड्स बेलर का है उस गुड्स पर बेलर का राइट रहेगा, जितना प्रपोर्शन बेली का है उतने प्रपोर्शन पर बेली का राइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरा केस, आपने मिक्स किया विदाउट कंसिडरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, आपने बेलमेंट वाले गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, लेकिन आपका गुड्स ऐसा है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे अब स्कूटर है, आपके 2 स्कूटर थे, आपने बड़े भाई का स्कूटर भी अपनी पार्किंग में लगा दिया, तो मिक्स तो कर दिए, लेकिन यहां पर उनको सेपरेट करना पॉसिबल है। ऐसा तो कोई ये गुड्स है नहीं जिसमें मिक्स ही नहीं कर सकते हैं, सॉरी सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहां पर सेपरेट करना पॉसिबल है। सेपरेट करना पॉसिबल है तो साहब इट इज अ ड्यूटी ऑफ बेली कि आप उनको सेपरेट करिए, और सेपरेट करने में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी बेली को ही बियर करना पड़ेगा। तीसरा और आखिरी केस, मिक्स कर दिए विदाउट कंसेंट, लेकिन ऐसा गुड्स है जिसको आप सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। लाइक जो एग्जांपल था, जो क्वेश्चन था वो था राइस का, चावल का, कि आपने गुड्स लिए बेलमेंट पर, मान लो चावल आए, कैसे आएंगे? मान लो जो बेलर है उसने गुड्स दे दिए कि यार ये कस्टडी में रखो जब तक मैं आ रहा हूं, उसने आपके घर पर चावल रखे, आपने वो चावल अपने चावल में मिक्स कर दिए। अब मिक्स कर दिए विदाउट कंसेंट, और यहां पर सर इम्पॉसिबल है, आप सेपरेट तो करोगे ना कि ये एक चावल गिनोगे कि ये बेलर का है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, सर पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मालिक जो भी लॉस हुआ है बेलर को, वो लॉस की भरपाई किससे की जाएगी? बेली से की जाएगी। तो मालिक कभी भी इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली नॉट टू मिक्स द बेलर्स गुड्स विद ओन गुड्स। ओके मालिक, चौथी ड्यूटी क्या है? गुड्स को रिटर्न कर देने का। जब भी पर्पज एकम्प्लिश हो जाएगा या आपका बेलमेंट एक्सपायर हो जाएगा तो मालिक आपको गुड्स को रिटर्न करना है, इट इज कंपलसरी। फिफ्थ, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है बेटा, जो गुड्स बेल्ड हुए हैं, जो गुड्स का बेलमेंट हुआ है, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसमें से हुआ है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? अगर कोई इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ तो वो गुड्स आपको बेलर को देना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो बेलर को। मैंने याद है एक गाय वाला एग्जाम्पल दिया था कि बेलमेंट हुआ, मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गाय डिलीवर करी, काऊ, और जब डिलीवर हुए 2-4 दिन के बाद उसका एक छोटा सा बछड़ा हो गया, तो ये क्या है सर? एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब जब गुड्स आप वापस करोगे तो गाय भी देनी पड़ेगी और उसका छोटा सा जो बच्चा है, बछड़ा है, वो भी देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने तो तुमसे गाय ही ली थी तो ये पकड़ो अपनी गाय, ये बछड़ा मेरा हुआ। नहीं साहब, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है या कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो मालिक आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा बेलर को। इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली। तो 5 ड्यूटीज आपके सामने आपको दिख रही हैं, ये सारी ड्यूटीज हैं किसकी? हमारे बेली भैया की। और जब हमने ड्यूटीज की बात कर ही ली है तो फिर तो साहब राइट्स की बात आती है। मैंने क्या बोला था? राइट्स तभी मिलते हैं मालिक जब आप अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हो। तो ऊपर ड्यूटीज फुलफिल हो गई, अब राइट। अब किसकी राइट आएंगे? सर ड्यूटीज पहले किसकी आई थी? बेलर की आई थी, तो राइट्स भी पहले किसके आएंगे मालिक? बेलर भैया के आएंगे। राइट सबसे पहला, सर क्या वो टर्मिनेट कर सकते हैं बेलमेंट? आंसर इज यस। बेलर के पास बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल राइट है कि वो बेटा किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं टर्मिनेट। लेकिन मान लो जो भी ड्यू डेट थी या जो भी फिक्स्ड पीरियड था बेलमेंट का, अगर उसके पहले अगर टर्मिनेट किया जाता है विदाउट एनी वैलिड रीजन, तो जो भी नुकसान हो रहा है उस टर्मिनेशन से बेली को, तो वो नुकसान की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मान लो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइडेबल था, आपने वो वो कर दिया था, क्या बोल रहे हैं, मतलब कोई कंसीलमेंट कर दिया था या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना था, तो फिर उस केस में मालिक वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल है तो बिल्कुल बेलर के पास राइट है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो बिल्कुल बेटा पहला राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा, गुड्स को डिमांड बैक कर सकता है एनी टाइम, किसी भी टाइम। और जब भी वो किसी भी टाइम अगर गुड्स को रिटर्न बैक का बोलता है कि भाई साहब मेरे गुड्स वापस करो, अगर वापस करा जाता है और मान लो उस वापस करने से, उस रिटर्न से बेली को कोई लॉस हो जाता है, तो उस केस में लॉस की भरपाई बेलर को करनी पड़ेगी। चलो, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। अगर मान लो मालिक जो गुड्स बेलमेंट पर गए हैं, जो गुड्स बेलर ने दिए हैं, उसका कोई रॉन्ग डूअर है, कोई उसका यूज अनऑथराइज्ड यूज किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए बिल्कुल बेटा वो केस फाइल कर सकता है। चौथा, राइट टू फाइल अ सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज। जो भी बेली की ड्यूटी है, अगर बेली अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट,
तो उसकी ड्यूटीज को मालिक इन्फोर्स करने के लिए अगेन बेलर हैव अ राइट टू फाइल अ सूट। एंड फिफ्थ, राइट टू क्लेम कंपनसेशन। अगर कोई भी लॉसेस वगैरह हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर तो बेलर हैव अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन। ये मैंने सारा बेटा डिटेल में यहां पर लिख रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, ये सारा का सारा रिवीजन सीरीज है, ये सारा का सारा वन शॉट है जिसमें आपको वो यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट है एबीसी एनालिसिस के हिसाब से वो रिवाइज में करवा रहा हूं। अगर आपको इसका डिटेल्ड वर्जन चाहिए कि सर एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझनी है या कोई स्पेसिफिक यूनिट है जो आप डिटेल में समझना चाहते हैं, मालिक उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द सेम चैनल, आप जाकर उसको बिल्कुल रेफर करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ओके मालिक, चलो टर्मिनेशन ऑफ बिलमेंट। सर एक तो देखो ऊपर टर्मिनेशन ऑफ बिलमेंट कैसे कैसे हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था ना टर्मिनेट हो जाता है कब, एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। मैंने अगर आपको जो गुड्स दिए थे मैंने 2 महीने के लिए दिए थे तो बिलमेंट कितने के लिए हुआ था, फिक्स पीरियड 2 महीने के लिए, 2 महीने खत्म हो गए तो मालिक बिलमेंट टर्मिनेट। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट दिया गया था अगर वो पर्पस फुलफिल हो गया है, पर्पस अकम्प्लिश्ड हो गया, बेलमेंट कम्स टू एन एंड। सर डेथ, अगर डेथ हो जाती है या तो बेलर की या बेली की, दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए सर बेलमेंट खत्म। चलो इनकंसिस्टेंट यूज, बेटा जिस यूज के लिए मैंने आपको गुड्स दिए थे बेलमेंट किया था उसके अलावा आप अगर कोई और यूज कर रहे हो मतलब इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हो, बेलमेंट खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड्स ही खत्म हो गए, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गए, सब्जेक्ट मैटर जिसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो गुड्स था, गुड्स ही कल को फ्री हो गए, खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो जब गुड्स ही नहीं रहे तो बेलमेंट कैसा, तो बेलमेंट हो जाएगा टर्मिनेट। चलो मालिक अब राइट्स बेलर के तो हो गए, बेली के पास क्या क्या राइट है। पहला, राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ ज्वाइंट बेलर। अगर कल को बेलर एक से ज्यादा है, ज्वाइंट बेलर है, तो किसी एक बेलर को भी अगर वो गुड्स डिलीवर कर देता है तो इट इज अ क्लियर कट रिटर्न ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स चलेगा, तो किसी एक को भी करेगा, उसके पास ये अधिकार है। दूसरा, राइट टू इंडेमनिटी। बेटा ऊपर हमने पढ़ा था ना ड्यूटीज में कि बेलर की ड्यूटी थी कि अगर कोई फैक्ट नोन है और वो अगर नहीं डिस्क्लोज करता उसकी वजह से अगर हमारे बेली को कोई लॉस हो जाता है तो वो कंपनसेट करना पड़ेगा, तो बेटा उस कंपनसेशन को लेने का अधिकार है किसके पास, हमारे बेली के पास। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर अ पेमेंट ऑफ सर्विसेज, अगर मान लो गुड्स पर कोई सर्विसेज दी गई हैं, याद है स्कूटर भिड़े भाई ने सोडी भाई को दिया था, तो सोडी भाई कौन है, बेली है। अब उन्होंने वो स्कूटर रिपेयर किया, अब रिपेयर का जो भी सर्विस चार्ज है वो किससे लेंगे, वो भिड़े से लेंगे, और भिड़े अगर नहीं पे कर रहा है तो बेटा तब तक वो स्कूटर वापस नहीं करेगा, उसके ऊपर राइट ऑफ लीन यूज करेगा जब तक कि वो पेमेंट ऑफ सर्विसेज ना कर दे, तो राइट ऑफ लीन यूज करने का पूरा पूरा अधिकार है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर आपने गुड्स क्या कर दिए सर, आपने गुड्स जो डिलीवर किए हैं अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वो फॉल्ट थे, खराब थे, डैमेज थे, उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो गया है बेली को, तो वो लॉस की भरपाई मालिक बिल्कुल अधिकार है कि वो लॉस का कंपनसेशन किससे मांगेगा, बेलर से मांगेगा। राइट ऑफ जनरल लीन, सर कल को कोई बेलमेंट का गुड्स है, कोई बेलमेंट का गुड्स है जो बेलमेंट के अंदर बेली के पास आया, लेकिन इस गुड्स से रिलेटेड कोई भी पैसा बेलर से नहीं चाहिए, कोई दूसरा पैसा है जो बेली को बेलर से चाहिए, तो क्या उस दूसरे पैसे की रिकवरी के लिए जो गुड्स बेलमेंट में आए हैं क्या इसके ऊपर लीन अप्लाई किया जा सकता है, आंसर इज यस। इसको बोलते हैं जनरल लीन, इसको बोलते हैं जनरल लीन। मतलब मान लो स्कूटर दिया गया भिड़े भाई ने किसको, सोडी भाई को, कि भाई ये खराब हो गया इसको रिपेयर कर दो, लेकिन सोडी भाई को पहले से ही कोई और पैसा, कोई और अमाउंट भिड़े से चाहिए है, तो भिड़े को फोन लगाएगा क्या वो पैसा दे दो, तो भिड़े क्या बोलेगा मैं बाद में देता हूँ, अभी मेरा स्कूटर दे दो, तो सोडी क्या बोले नहीं मैं स्कूटर तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम वो वाला लोन पे नहीं करते हो। तो क्या ये लोन स्कूटर से रिलेटेड था, आंसर इज नो। अगर स्कूटर से रिलेटेड होता तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन, ये तो इससे अलग है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी लीन आपने किसको कर लिया, गुड्स जो बेलमेंट के थे, तो इसको बोलते हैं जनरल लीन। सर क्या जनरल लीन अप्लाई की जा सकती है, यूज की जा सकती है, आंसर इज यस। चलो राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर गुड्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे किए गए हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बाय द बेली, तो बेटा वो क्लेम करेगा किससे, बेलर से। एंड लास्ट, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स। बेटा कल को ऐसा हो जाए स्कूटर के एक से ज्यादा ओनर हो गए, जब गुड्स वापस करने गया तो वहां भिड़े भी खड़ा था और मान लो पोपटलाल भी खड़ा था, पोपटलाल बोले स्कूटर मेरा है, भिड़े बोले मेरा है, तो अब ये स्कूटर है किसका, किसको वो वापस करे,
तो यहां पर वो चाहे तो वो अप्लाई करेगा कोर्ट में कि भाई साहब, हे कोर्ट, आप डिसाइड करके बताइए कि इसका ट्रू ऑनर कौन है, मैं उसको गुड्स फिर वापस कर दूंगा। तो ये सारे अधिकार किसके थे मालिक? ये सारे अधिकार थे आपके बेली के। ओके मालिक, ये था बेलमेंट। लगा हुआ क्या है सर? प्लेज। ओ मालिक बोलने का, लगा हुआ क्या है मालिक? प्लेज। ओके मालिक, आइए शुरू करते हैं प्लेज की कहानी। अब मालिक अगर प्लेज की बात करोगे ना तो प्लेज बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है सर। प्लेज के अंदर भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स ही दे रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स की ही डिलीवरी दे रही है, लेकिन यहां पर जो पर्पस है, यहां पर जो बेलमेंट हो रहा है गुड्स का, वो यूज वगैरह के लिए नहीं है, वो हम दे रहे हैं एज आ सिक्योरिटी। तो प्लेज के अंदर, प्लेज मतलब सुना होगा ना, मॉर्टगेज रखना, गिरवी रखना, हाँ वही कॉन्सेप्ट है सर। यहां पर भी होता है बेलमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन एज आ सिक्योरिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ दी प्रॉमिस। आप जनरली क्या करते हो, किसी से लोन लिया, मान लो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है आपके ऊपर, तो आप क्या बोलते हो, साहब एक काम करो, मेरा ये सामान आप अपने पास रख लो एज आ सिक्योरिटी, अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो मालिक ये गुड्स तो आपके पास है ही, मैं जब पैसे वापस कर दूंगा गुड्स मुझे वापस कर देना। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। सर क्या क्या एसेंशियल है? सारे एसेंशियल्स किसके? बेलमेंट के। एंड पहले तो सारे एसेंशियल्स किसके होना चाहिए? बेलमेंट के होना चाहिए। जो बेलमेंट होना चाहिए फॉर सिक्योरिटी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा मालिक? गुड्स होगा। गुड्स ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्टेंस में हो, एंड देयर शेल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स। और गुड्स की डिलीवरी, अच्छा आप सोचो, मैंने प्लेज रखा और गुड्स मेरे घर पे ही रखा है तो थोड़ी प्लेज कहलाएगा। प्लेज के लिए आपको अगली पार्टी के को वो गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी। सो ये सारे एसेंशियल्स हैं किसके सर? प्लेज के। ओके मालिक, राइट ऑफ, अब यहां पर दो पार्टीज होती हैं सर, राइट ऑफ पाउनर एंड राइट ऑफ पाउनी। तो दो पार्टी होती हैं, एक जो गुड्स प्लेज में रख रहा है और जिसके पास रखे जा रहे हैं। जो गुड्स प्लेज में रखता है उसको बोलते हैं पाउनर, जिसके पास रखे गए उसको बोलते हैं पाउनी। चलो मालिक, पाउनी के पास क्या क्या राइट है? सबसे पहला, गुड्स को अपने पास रिटेन रखे। अब आपने मान लो मेरे से लोन लिया और आपने अपना फोन, मान लो अपना फोन मेरे पास गिरवी रख दिया, प्लेज कर दिया, तो मेरे पास राइट है कि मैं आपका जो फोन है, जो गुड्स है, वो मेरे पास रिटेन रखूं। रिटेन फॉर सब्सीक्वेंट डेट। ओ भाई साहब सुनना मेरी बात, आपने इस फोन को मेरे पास प्लेज करके लोन लिया था। अब मान लो आपने इस फोन के अगेंस्ट जो डेट ली थी वो तो पे कर दी, लेकिन उसके साथ आपने दूसरी डेट भी ले ली, तो मैं क्या दूसरे लोन के लिए इसको, इसी फोन को, सेम गुड्स को अगली किसी डेट के लिए क्या आप अपने पास रिटेन कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्लेम फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर इस गुड्स को अपने पास रिटेन करने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे करने पड़ रहे हैं तो मैं तुमसे, मतलब जिसका ये गुड्स है, उससे बिल्कुल ये खर्चे क्लेम कर सकता हूं। चलो, अगर कल को पाउनर डिफॉल्ट कर दे, पाउनर मतलब जिसने गुड्स हमारे पास प्लेज किए थे, तो मालिक मैं उसके अगेंस्ट क्या कर सकता हूं? सूट फाइल कर सकता हूं फॉर दी डेट, मतलब या तो मेरा पैसा वापस करने के लिए या उसने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो लास्ट में मेरे पास राइट है बेटा कि मैं आपको जो लोन दिया था, जो आप रीपे नहीं कर रहे हो, उसकी रिकवरी के लिए मैं आपके गुड्स को क्या कर सकता हूं? बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं। ये थे राइट्स ऑफ पाउनी। अब पाउनर के पास क्या राइट्स हैं? तो मैंने शॉर्टकट में आपका काम कर दिया है। जो भी राइट्स थे बेटा बेलर के पास, वो सारे राइट्स हैं आपके पाउनर के पास। तो एक बार ऊपर जाके बस रेफर कर लेने का। दूसरा, राइट टू रिडीम। देखो यार, कल को एज आ पाउनर अगर मैं आपका लोन रीपे कर देता हूं तो मेरे पास राइट है कि आप मेरा गुड्स क्या कर दीजिएगा? वापस कर दीजिएगा। सर ड्यूटीज क्या है? देखो कॉमन में क्या लिखा है, ड्यूटीज ऑफ पाउनी एंड पाउनर क्या है सर? सेम एज बेलर एंड बेली, सेम एज बेलर एंड बेली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सर प्लेज बाय नॉन ओनर, क्या नॉन ओनर भी प्लेज कर सकते हैं? आंसर इज यस। इन कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में, लाइक अगर मर्केंटाइल एजेंट, आपको पता है एजेंट ऑलवेज काम करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर मान लो क्या कर देता है, गुड्स को प्लेज कर देता है, तो इट इज अ वैलिड प्लेज। लेकिन इन सारे केसेस में शर्त एक ही है, शर्त यह है बेटा कि जो ये प्लेज किया जा रहा है बाय दी नॉन ओनर, तो जो पाउनी है जिसके अंडर में प्लेज किया जा रहा है वो बेटा गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। गुड फेथ में एक्ट करने का मतलब यह है कि जब वो गुड्स प्लेज किए जा रहे हैं तो पाउनी को ये पता नहीं है कि ये जो गुड्स प्लेज करने वाला पर्सन है ये इन गुड्स का ओनर नहीं है, ऐसा उसको पता नहीं है। अगर उसको ये नॉलेज है कि जो ये गुड्स प्लेज करने वाला है तो ओनर है ही नहीं, तो ये माना जाएगा कि वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है। और अगर वो गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है तो फिर वो प्लेज बेटा वैलिड प्लेज नहीं मानी जाएगी।
ओके दूसरा क्या लिखा है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई भी गुड्स आपके पोजेशन में है किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं किया गया और आपने वो गुड्स इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो आपने आगे किसी को प्लेज कर दिया, इट इज अ वैलिड प्लेज। ओके, पर्सन हैविंग अ लिमिटेड इंटरेस्ट, अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका एक लिमिट तक बेटा इंटरेस्ट है तो लिमिट तक तो है ना, तब भी आप क्या कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो। बाय को ओनर, ऑब्वियसली बात है को ओनर के द्वारा किया गया प्लेज तो वैलिड ही होगा। और बाय बायर और सेलर, बायर और सेलर भी बेटा अगर प्लेज करते हैं और आपका पाउनी जो है अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है तो मालिक वो आपका जो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। शर्त क्या है मालिक सभी केसेस में कि जो आपका पाउनी है जिसके पास आप गुड्स प्लेज कर रहे हो वो गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि साहब इसका किसी भी टॉपिक का जो अभी तक अपन ने रिवाइज किया किसी भी टॉपिक का आपको चाहिए मालिक डिटेल्ड डिस्कशन, तो मालिक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उसको जाकर देखिएगा। यहां पर हमने जो यूनिट नंबर 7 है और यूनिट नंबर 8 है वो कर ली खत्म।